स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस। अगर आपके पास में भी फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस है तो पेपर का नाम होगा भारतीय राजनीतिक चिंतन, मीन्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दोस्तों, अगर हम इस पेपर के सिलेबस के बारे में बात करें तो टोटल 4 यूनिट है। अभी तक हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों यूनिट को अच्छे से कंप्लीट करा। मतलब 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और 30% क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 यूनिट इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 4 यूनिट में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, एम एन रॉय और जयप्रकाश नारायण। अगर हम बात करें 4th यूनिट का वेटेज इसमें 30% है। क्यों? क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में सबसे ज़्यादा फेमस जो विचार दिए हैं वो गांधी जी ने ही दिए हैं, तो गांधी जी का वेटेज इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए, अगर आपने पार्ट 1 to 3 का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको कवर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पता होगा वैसे आपको। सेकंड क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनकी माता जी का क्या नाम था? तो पुतलीबाई था। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो उपवास करना, हड़ताल करना, निष्क्रिय प्रतिरोध। अगर आपने 3rd यूनिट देखा होगा तो उसमें समझ में आया होगा कि निष्क्रिय प्रतिरोध किसको बोलते हैं। उसके बाद स्वैच्छिक परवर्जन, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यह सत्याग्रह का साधन नहीं है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा। यह शपथ किसने ली थी? तो M.K. गांधी ने ली थी। नेक्स्ट है 6th, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ पर किया था? तो भारत में नहीं किया था भैया। कहाँ पे कर दिया था? दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पर ये 17 साल से भी ज़्यादा रहे। 7th क्वेश्चन, गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की तो साबरमती आश्रम इनके द्वारा ही खोला गया था। 8th क्वेश्चन, महात्मा गांधी असहयोगी बने तो क्यों बने थे महात्मा गांधी असहयोगी? जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख के। 9th क्वेश्चन इसमें कहता है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा तो यह कथन किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने। 10th क्वेश्चन इसमें कहता है, महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे तो असहयोग आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन भी इनके द्वारा। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी इन्होंने ही चलाया था। उसके बाद दक्षिण सत्याग्रह से, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11th कहता है, बाइबिल के प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? तो महात्मा गांधी जी पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जॉन रस्किन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर अधिक था? तो महात्मा गांधी जी पर ही था। 13, गांधीवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस तर्क की विरोधी है? तो किसकी विरोधी है? शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा भी हो सकती है, तो यह तर्क का विरोध किया था किसने? गांधी जी ने। उसके बाद 14, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन इनमें से किसका है? तो गांधी जी का यह कथन है कि स्वराज्य ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा कि फ्री में। नेक्स्ट है इसमें 15, गांधी जी के सामाजिक सुधारों की प्रमुख विशेषता है। तो अस्पृश्यता का अंत, वर्णाश्रम व्यवस्था और बुनियादी शिक्षा, तो तीनों विशेषताएं एकदम सामाजिक सुधारों की विशेषताएं हैं। 16, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन का सिद्धांत नहीं है? तो तटस्थता हो जाएगा। नेक्स्ट है 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए इसको। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो गांधी जी की यह पुस्तक है। बड़ी फेमस पुस्तक है, कंपटीशन में भी पूछी जा सकती है। 18, गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो पंडित नेहरू को किया था। फ्रेंड्स, सारे ही क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, एनटीपीसी हो, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो,
सारे एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का बेस है। और थर्ड ईयर में अगर आप बीए में हैं तो तब तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं और डिक्टो मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 19 इसमें कहता है निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ निष्क्रिय प्रतिरोध होता क्या है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध होता है विदेशी सामानों का बहिष्कार करना और स्वदेशी का प्रचार करना। अब आप बोलेंगे कि बाबा रामदेव भी तो यही कर रहे हैं, स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं और विदेशी का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उस टाइम पे गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध का पर मतलब जो वर्ड है उसका प्रयोग किया था। किसने? गांधी जी ने। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई। तो जीवन एक रहस्य उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बाकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग अभी आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 17 में। उसके बाद शांति और युद्ध में अहिंसा, यह भी इन्होंने लिखी है। सत्य ही ईश्वर, तो ये भी बहुत फेमस किताब है, गांधी जी ने लिखी है। तो ये तीनों किताब आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। सविनय अवज्ञा के संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए। तो किससे प्रभावित हुए थे? बी ऑप्शन, थोरो से। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22, वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी ने निम्नलिखित में से किससे सीखा। तो किससे सीखा था? रस्किन से। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी की राज्य की अवधारणा का सत्य मूल्यांकन है। तो राज्य एक हिंसक संस्था है, राज्य निर्धनों के शोषण का समर्थक है, राज्य एक नैतिक संस्था नहीं है। तो तीनों बातें एकदम इनकी अवधारणा के मूल्यांकन पर सत्य बैठती है। उसके बाद 24 इसमें कहता है जिस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो ये गीता पढ़ते थे और मस्त रहते थे। उसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गांधी जी के व्यवहारिक राज्य का हिस्सा नहीं है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य श्रम आवश्यक नहीं। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 26, रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए। तो ऑन टू दिस लास्ट से। तो बी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। उसके बाद 27, इसके अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया और मुझको अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक के बारे में यह टिप्पणी की है। तो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये एक फेमस किताब है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इसको आप याद कर लीजिए। उसके बाद 28, परन्यास सिद्धांत का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया। तो महात्मा गांधी जी द्वारा। बी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गांधी जी। गांधी जी की जितनी भी पुस्तक हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, अगर आप चाहते हैं कि 100 में से 90+ स्कोर करना। तो जितनी भी गांधी जी की पुस्तक है वो एग्ज़ाम में 1 न 2 हर बार पूछी ही जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के साथ किस गोलमेज सभा में भाग लिया था। अगर आपको पता होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर? लंदन में। तो गांधी जी उसमें कब गए थे? दूसरी गोलमेज सभा में गए थे। और ऐसे कौन भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सभा में गए थे, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर इन तीनों गोलमेज सभा में भाग लिया था। अकेले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सभा में भाग लिया था। उसके बाद 31, गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष की। तो 1909 में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आ रही होगी, पढ़ाया समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा एफर्ट्स मिले आगे और वीडियोस बनाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, एक सीरियस क्वेश्चन है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, यह कथन किसने कहा था।
तो गांधी जी ने बोला था कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन गांधीवाद को मार के दिखाओ। उसके बाद 33, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सरकार की किस विशेष नीति का विरोध किया था? तो वहाँ पर जो काले गोरे की नीति थी ना, रंग भेद की नीति, इन्होंने वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में बवाल कर दिया था रंग भेद की नीति पर। इसको आपको याद कर लेना है, ए ऑप्शन। उसके बाद 34, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? तो ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। लुईस फिशर के द्वारा यह किताब लिखी गई है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद 35, गांधी जी के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होगा? तो जो राम राज्य की बात करते हैं ना, ये गांधी जी का ही आदर्श राज्य है। उसके बाद 36, महात्मा गांधी का किस साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा? तो ये जो पत्र देखेंगे ना अब हम, यंग इंडिया, नवजीवन और उसके बाद हरिजन, तो तीनों पत्र समाचार जो साप्ताहिक पत्र थे ये तीनों इन्हीं के ही थे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों से। 37, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण इनके राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है। उसके बाद 38, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज, आपने भी पीछे भी पढ़ा होगा, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, गांधी जी पक्षधर थे तो किसके थे? स्थानीय स्वशासन की बात। सबसे पहले अगर स्थानीय स्वशासन के जो सपोर्टर थे तो वो सबसे पहले गांधी जी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, गांधीवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अहिंसा की अवस्था है? तो जागृत अहिंसा पे बात करते थे। उसके बाद औचित्यपूर्ण अहिंसा, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 41, धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाला विचारक कौन है? तो गांधी जी है। उसके बाद 42, धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण है? तो मानवतावादी है। फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो लेंथी जरूर होगा लेकिन आपके सारे डाउट्स को और आपकी स्कोर को इम्प्रूव जरूर कर देगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गांधी जी के दर्शन से मेल नहीं खाता? तो पंचायती राज व्यवस्था का विरोध, पंचायती राज व्यवस्था का तो इन सपोर्ट करते थे ना कि विरोध करते थे। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से किस विचार का गांधी जी के द्वारा समर्थन नहीं किया गया? तो राष्ट्रीयकरण का। 45, गांधी जी ने अपना शिक्षक किसे माना? तो मैंने आपको बता ही दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना। 46, चोरी चोरा की घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया था, आपको पता होगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इन्होंने फरवरी 1922 में बंद कर दिया था चोरी चोरा इंसिडेंट के कारण। उसके बाद 47, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के दर्शन से संबंधित नहीं है? तो हिंसा नहीं है, हिंसा के तो ये बिल्कुल खिलाफ थे। उसके बाद 48, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा? तो जागृत अहिंसा को। उसके बाद 49, तो दोनों क्वेश्चन जागृत अहिंसा से ही है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा के किस रूप में असंभव को संभव बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति है? तो किसमें है? जागृत अहिंसा में। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ सकते हैं आप जागृत अहिंसा में कितनी पावर थी। उसके बाद 50, महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों की अहिंसा है तो कौन सी है? औचित्यपूर्ण अहिंसा। तो ये किसकी अहिंसा है? निर्बलों की अहिंसा है। निर्बल मतलब जो कमजोर वर्ग है। 51 इसमें कहता है, यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी किसका स्वीकार करते हैं? तो हिंसा को स्वीकार करते हैं। उसके बाद 52, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक का सबसे बड़ा गुण है तो वह है वीरता। उसके बाद 53, जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में है, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का यह कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 53 भी। उसके बाद 54,
राज्य के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते जुलते हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकियावली से। उसके बाद 55, महात्मा गांधी राज्य का विरोध इसलिए करते हैं कि हिंसा मूलक तत्व बताया इन्होंने राज्य को। उसके बाद 56, महात्मा गांधी के विचार से मेल नहीं खाता, तो ये राज्य लोक कल्याण का साधन है, ये नहीं मानते कि राज्य से लोक कल्याण हो सकता है। उसके बाद 57, महात्मा गांधी को उनके राज्य संबंधी विचारों के कारण दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, आधुनिक युग में सत्ता का विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक विचारक तो गांधी जी हैं। विकेंद्रीकरण पे बात करते हैं। उसके बाद 59, प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, यह विचार भी गांधी जी का है। मतलब स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, कौन बात करता है इन पे? गांधी जी। तो ऐसे आप जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेट कर पाए आप कर लीजिएगा और गांधी जी को टिक कर देना। उसके बाद 60, वे थोरो के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। किस विचारक की ओर संकेत किया गया है? तो गांधी जी के द्वारा। उसके बाद 61, आधुनिक युग में राम राज्य की स्थापना की बात करने वाला प्रसिद्ध विचारक, रिपीट है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी। 62, गांधी जी के अहिंसात्मक समाज का लक्षण नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था। उसके बाद 63, मग निषेध का समर्थक करने वाले विचारक हैं महात्मा गांधी और टी.एच. ग्रीन, तो दोनों बात करते हैं किसकी? मग निषेध की। उसके बाद 64, महात्मा गांधी के अनुसार मतदाताओं के लिए आवश्यक योग्यता की शर्त है, तो शारीरिक श्रम आवश्यक शर्त है। उसके बाद 65, महात्मा गांधी सर्वाधिक बल देते हैं, तो सत्ता पर देते हैं। उसके बाद 66, निम्नलिखित में से किस गांधीवादी आंदोलन को फरवरी 1922 में उग्र किसानों द्वारा पुलिस थाने पर आक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया? आपको पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, चोरी चौरा इंसिडेंट की। तो असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था गांधी जी को। उसके बाद 67, अनटू द लास्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। फेमस पुस्तक है फ्रेंड, ऑन टू द लास्ट, इसको आप याद कर लीजिएगा। 68 कहता है इसमें, महात्मा गांधी को अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सर्वप्रथम किससे सूझी? तो श्यामल भट्ट रचित गुजराती कविता से, डी ऑप्शन। 69, गांधी जी ने कानून की शिक्षा किस देश से प्राप्त की? तो ब्रिटेन से की थी। उसके बाद 70, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का एक साधन नहीं है, तो धर्म परिवर्तन साधन नहीं है सत्याग्रह का। उसके बाद 71, गांधी जी न्यास पद्धति अवधारणा का अर्थ है, तो किससे है? पूंजीपतियों को अपनी संपत्ति को समाज की धरोहर समझना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72, कौन सा वक्तव्य महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता? तो कर्तव्यों का अस्तित्व अधिकारों की दुनिया में है, तो यह मेल नहीं खाता इनके विचारों से। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा गांधी जी को। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और लगभग 70 से भी ज़्यादा महात्मा गांधी जी के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स गांधी जी के क्वेश्चंस इनमें से ही कोई पूछ लिया जाएगा तो सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ज़रूर पढ़ना और एक दो बार आप अच्छे से दोबारा रिपीट कर लेंगे तो एग्ज़ाम से पहले आपको सारे क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू जी को। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। अब बात करेगी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी थे उनके गुरु। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए समाजवाद के किस स्वरूप को स्वीकार किया गया है? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद को। उसके बाद 76, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो 1929 में। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए। उसके बाद 77, विश्व इतिहास की झलक किसके द्वारा लिखित है? तो वेरी फेमस बुक है नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद 78, स्वतंत्र भारत के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंगीकार किया गया? तो या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेहरू दृढ़ समर्थक थे तो किसके? मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक किसने किया? मतलब जवाहरलाल नेहरू ने
अर्थव्यवस्था मतलब अंगीकार, मतलब इसको एक्सेप्ट किया, कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। उसके बाद 79, नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा का लक्ष्य किस वर्ष रखा? तो 1929 में, जिस टाइम पर यह कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, उस टाइम पे इन्होंने रखा संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा। उसके बाद 80, नेहरू द्वारा समर्थित पंचशील सिद्धांत की आत्मा निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो एक दूसरे की एकता एवं अखंडता का सम्मान, दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप, उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81, पिता के पत्र पुत्री के नाम, तो ये भी एक फेमस रचना है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उसके बाद 82, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है, यह कथन भी किसका है? जवाहरलाल नेहरू का फेमस कथन है। 83, नेहरू समर्थक थे, तो समाजवाद के समर्थक थे नेहरू। उसके बाद 84, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। नेहरू ने किस देश से भारत के लिए योजनागत विकास व्यवस्था की अवधारणा का अनुसरण किया? तो सी ऑप्शन, यूएसएसआर, रसिया। तो रसिया इसका आंसर हो जाएगा, रूस, सी ऑप्शन। उसके बाद 85, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षवाद, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 86, नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है, तो गुट निरपेक्षता की नीति नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है। उसके बाद भारत की खोज किसकी रचना है? तो बता दीजिए, जवाहरलाल नेहरू की यह रचना है, फेमस रचना है, ये तो आपने सुना भी होगा, याद कर लीजिए, नहीं सुना तो। 88 कहता है, लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु नेहरू द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को स्वीकार किया? तो वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया था। उसके बाद 89, नेहरू का जन्म दिवस 14 नवंबर भारत में मनाया जाता है, यह किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो नेहरू जी को का जो बर्थडे है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 90, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह भी जवाहरलाल नेहरू का ही कथन है। उसके बाद 91, निम्नलिखित में से किसने भारत के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया? तो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। उसके बाद 92, एन ऑटोबायोग्राफी का 1936 किसकी रचना है? तो एन ऑटोबायोग्राफी 1936 जवाहरलाल नेहरू की यह रचना है, बड़ी फेमस रचना है। उसके बाद 93, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1939, तो किसकी कृति है? ये भी जवाहरलाल नेहरू की कृति है। अगर आप बात करें कि कोई ऐसा पेज बता दीजिए जहाँ से एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो पेज यही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पेज में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे 3rd ईयर में, तो ये पेज आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एम एन रॉय को। 94 इस क्वेश्चन इसमें एम एन रॉय का है। एम एन रॉय को रूढ़िवादी मार्क्सवादी क्यों कहा जाता है? तो वह मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति में विश्वास करते थे। उसके बाद बी ऑप्शन, शोषण के अंत में विश्वास करते थे, या फिर ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी मतलब दोनों गलत है। तो ना तो ये मार्क्सवादी में विश्वास करते थे, ना शोषण के अंत में विश्वास करते थे, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 95 इसमें कहता है, निम्नलिखित किताबों में से कौन सी एक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है? तो आपको पता ही होगा, विश्व इतिहास की झलक, एक आत्मकथा, भारत की एक खोज। तो तीनों पुस्तक किसकी है? तीनों रचनाएं जवाहरलाल नेहरू की है। उसके बाद 96, ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस है ना, अब इसमें जो अभी आप 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर में इस तरीके से पूछे गए हैं। 96 इसमें कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू की घरेलू नीति का हिस्सा नहीं है? तो विदेशी व्यापार। 97, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू की निर्गुण आंदोलन की नीति का सार नहीं है? तो सैनिक संगठन बनाना। उसके बाद 98, भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी आप पढ़ के ही आ रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद 99, निम्नलिखित में से कौन सा
नेहरू के प्रजातांत्रिक दर्शन का सार है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक समानता। बी, संसदीय प्रजातंत्र हेतु वयस्क मताधिकार। उसके बाद साधनों एवं साध्यों में विश्वास। तो तीनों बातें इन्हीं की है, नेहरू जी के प्रजातांत्रिक दर्शन का सार है। तो तीनों कथन एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच गए हैं। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। रोमांटिक रिवॉल्यूशनरी किसको कहा जाता है? तो एमन रॉय को कहा जाता है। उसके बाद आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राय और रोमांटिक, तो ऐसे जोड़ के आप याद कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम पे याद आ जाए। उसके बाद 101, एमन रॉय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का आधार स्तंभ है? तो मानवतावाद, व्यक्तिवाद, विवेकवाद। तो तीनों एकदम सही बात है। उसके बाद 102, राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एमन रॉय का योगदान है? तो मौलिक मानववाद। उसके बाद 103, इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवेंद्र नाथ राय। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 104, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एमन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई? तो वो पुस्तक बतानी है कि जो नहीं लिखी गई। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं जो इन्होंने लिखी है। इंडियाज़ प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन इनके द्वारा लिखी गई है। उसके बाद फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन्होंने ही लिखी है। उसके बाद 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तो तीनों किताब तो इन्होंने लिखी है। उसके बाद इंडिया टुडे एंड टुमारो, यह इनकी पुस्तक नहीं है। उसके बाद 105, एक क्रांतिकारी के रूप में राय सम्मिलित थे, तो किससे थे? हावड़ा कांड में। उसके बाद 106, एमन रॉय ने सर्वप्रथम साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की? तो मैक्सिको में की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 107, साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत की नींव किसने डाली? तो एमन रॉय ने डाली थी। उसके बाद 108, स्वतंत्र भारत को रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम किस वर्ष में दिया गया था? तो 1949 में। उसके बाद रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये भी एमन रॉय ने की थी। उसके बाद राय किसके विचारों से सहमत थे? तो लेनिन से। तो लेनिन के विचारों से सहमत थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे एमन रॉय। उसके बाद 111, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस वर्ष के निर्वाचन में भाग लिया? तो मतलब 1946 के जो इलेक्शन थे उसमें भाग लिया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। और किसकी पार्टी थी ये? एमन रॉय द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद राय प्रभावित थे, तो आनंद मठ से प्रभावित थे। उसके बाद 113, भारतीय राजनीति का भविष्य के लेखक कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमन रॉय। भारतीय राजनीति का भविष्य एमन रॉय की एक कृति है। उसके बाद 114, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉय ने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन में गांधी को ऋषि तुल्य व्यक्तित्व मानते हुए किससे तुलना की? सर थॉमस एक्विनास से। उसके बाद 115, किसके द्वारा धर्मविहीन नैतिकता का विचार दिया गया? तो एमन रॉय द्वारा ही। उसके बाद 116, निम्नलिखित में से कौन सा एमन रॉय के देश के विकास हेतु आर्थिक विचारक विषय में सही है? तो औद्योगिक विकास के साथ कृषि विकास। उसके बाद देश के शोषण की प्रत्येक स्थिति एवं स्वरूप का विरोध होना चाहिए, तो दोनों कथन एकदम सही है। उसके बाद 117, एमन रॉय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो दोनों पुस्तक है, आपने पढ़ ही लिया होगा। 118, एमन रॉय द्वारा की गई मार्क्सवादी की आलोचना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो तीनों कथन एकदम सत्य है। मार्क्स का भौतिकवाद अवैज्ञानिक है। उसके बाद मार्क्स का सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र का विचार अव्यावहारिक है। उसके बाद मार्क्स का वर्ग सिद्धांत, मतलब जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सत्य नहीं है। यह बात किसने आलोचना की है? एमन रॉय द्वारा। 119 इसमें कहता है, एमन रॉय के दर्शन की व्याख्या की जा सकती है? तो रोमांटिक क्रांतिवादी और रूढ़िवादी मार्क्सवादी, तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नव मानवतावाद विचार के जन्मदाता कौन है? तो एमन रॉय ही है।
उसके बाद 121, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. रॉय के आर्थिक विचारों से मेल नहीं खाता? तो भारत में औद्योगिक प्रगति कृषि विकास पर निर्भर करती है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 122, निम्नलिखित में से कौन सा एम.एन. रॉय से संबंधित नहीं है? तो प्रजातांत्रिक समाजवाद। उसके बाद 123, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा लिखी गई है? तो आपको इन पुस्तक को अच्छे से याद कर लेना है। इंडियाज़ प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन पढ़ के आए हैं अभी, इन्होंने ही लिखी है। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, दी ह्यूमनिज्म, तो तीनों पुस्तक इन्होंने लिखी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद 124, एम.एन. रॉय थे एक सच्चे नव मानवतावादी। 125 कहता है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. रॉय द्वारा की गई मार्क्सवाद की आलोचना है? तो तीनों आलोचना है फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 126, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एम.एन. रॉय की संगठित लोकतंत्र की अवधारणा का सार है? तो शक्ति जनता की स्थानीय समिति में होगी। उसके बाद प्रत्येक कार्य समूह अपना कार्य क्षेत्र चुन लेगा, तो दोनों कथन सत्य है। उसके बाद 127, एक सर्वोदयी विचारक है, तो जयप्रकाश नारायण। अब हम पढ़ेंगे जे.पी. नारायण के बारे में। अभी तक हमने एम.एन. रॉय के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सभी को किया। एक बार आप थोड़ा सा बैक करके एक बार दोबारा से मतलब वॉल्यूम को बंद करके एक बार खुद से भी कोशिश करना और देखना कि कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो क्वेश्चन नंबर 127 कहता है, एक सर्वोदयी विचारक है। तो जयप्रकाश नारायण की हम बात कर रहे हैं, एक सर्वोदयी विचारक है। उसके बाद 128, जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति सतत गांधीवादी है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 129, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो अगर आपने नायक पिक्चर देखी होगी तो वही नायक हैं जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 130, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की? तो 1934 में। अब आप ये मत कह देना कि साइकिल वाली समाजवादी पार्टी, नहीं, ये पार्टी अलग थी। उसके बाद 131, जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है, तो समाजवाद क्यों, यह इनकी रचना नहीं है। उसके बाद प्रिजन डायरी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद स्वराज और टुवर्ड स्ट्रगल, तो टुवर्ड्स स्ट्रगल, स्वराज और प्रिजन डायरी, तो तीनों इनकी रचना है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 132, समग्र क्रांति का प्रतिपादन किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। 133 इसमें कहता है, बिहार आंदोलन के प्रणेता थे। तो जयप्रकाश नारायण ने ही बिहार आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। 134, संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया का आरंभ कहाँ से हुआ? तो बिहार से ही हुआ। उसके बाद 135, 1972 में किसने चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किया था? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा ही किया गया था। उसके बाद 136, जयप्रकाश नारायण किस वर्ष में हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो 1942 में भाग गए थे। उसके बाद 137, लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के प्रसंग में जयप्रकाश नारायण के सुझाव हैं। तो जन समितियों की स्थापना और प्रत्यावाहन, तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 138, समाजवाद के सर्वोदय तक के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण ही है जो समाजवाद पर बात करते हैं, ऐसे आपको याद कर लेना है। उसके बाद 139, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मजाक उड़ाते हैं? तो रूसी साम्यवाद का मजाक उड़ाते हैं। 140, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जयप्रकाश नारायण से संबंधित है? तो समग्र क्रांति पर यह बात करते हैं। उसके बाद 141, समग्र क्रांति नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो भी आपने पढ़ ही लिया है, जयप्रकाश नारायण की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए 142 इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.पी. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी लिखी है। तो प्रिजन डायरी आपको बताया था पिछले पेज पे, टुवर्ड स्ट्रगल, स्वराज फॉर द पीपल, तो तीनों पुस्तक तो इन्होंने लिखी है। कौन सी नहीं लिखी? भारत भ्रमण। तो जितने भी आप फ्रेंड्स एक काम कर लेना,
एक पेज पर जितनी भी ये पुस्तकें हैं, चाहे वो गांधी जी की हो, जेपी नारायण की हो, एम एन रॉय की हो, इनको आप एक पेज पर अलग से लिख लेना और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, 143 इसमें कहता है दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा की बात कौन करता है? तो जेपी नारायण करते हैं। उसके बाद 144 आज के तथाकथित लोकतंत्र वस्तुत लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचित अल्पतंत्र है, जिसमें जनसाधारण की भूमिका नगण्य ही होती है। जिसका कथन है ये, तो किसका कथन है ये? जेपी नारायण का ये कथन है। इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद 145 निम्नलिखित में से कौन सा जेपी नारायण द्वारा लोकतंत्र में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का हिस्सा नहीं है? तो सरकारी वित्त द्वारा चुनाव, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 146 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेपी नारायण के दर्शन के संबंध में सत्य नहीं है? तो दलीय व्यवस्था के आधुनिक प्रजातंत्र के समर्थक, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 147 आपको पता ही है, प्रिजन डायरी किसने लिखी? तो जेपी नारायण ने। 148 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेपी नारायण के समग्र क्रांति की हम बात कर रहे हैं कि अवधारणा के संबंध में सत्य नहीं है? तो भूमिहीन, मुस्लिम एवं हरिजन का कोई स्थान नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यह कथन सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे पेपर में। तो आपका काम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो पेपर 1 हो जिसमें हमने पढ़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को, उसके बाद हमने पढ़ा पेपर 2 को जिसमें हमने बात करी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो फ्रेंड्स, दोनों पेपर हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। मैंने फ्रेंड्स 4 वीडियोस इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, 4 वीडियोस मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप ये 8 की 8 वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो मुश्किल से आपसे 2 दिन में सारा सिलेबस हो जाता है अच्छे से कंप्लीट। तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आप ये सारी वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 90+ आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको प्रीवियस ईयर की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो 20 का हो या फिर 19 का हो, जो भी मेरे को मिलेगा अच्छा लगेगा, जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।